हेलो दोस्तों आज के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक जनाकी और जनाकीकी सोशल डेमोग्राफी इसे कहा जाता है। तो ये हम इसे कवर करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने ये आज का हमारा टॉपिक है सोशल डेमोग्राफी। इसमें हम देखेंगे मीनिंग, नेचर, डेवलपमेंट एंड सोशल डेमोग्राफी, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेमोग्राफी, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, इसी के साथ में हमने कौन कौन से और सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, सॉरी और टॉपिक कौन कौन से कवर कर लिए, ये हमने कवर कर लिया है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसी के साथ हमने फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये भी कवर कर लिया है। अप्रोचेज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये हमारा रहता है, ये कवर करेंगे। सोशल मोबिलिटी हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ हमने शुरू के ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि मीनिंग हमने कवर कर लिया, हाँ ये कवर कर लिया है। स्कोप एंड सब्जेक्ट ये कवर कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये कवर कर लिया है। इसी के साथ हमने एक और टॉपिक कवर किया है, ये हमने किया है सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट, क्लास, ये कवर कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हमने 8 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हमारा 8वां टॉपिक है। तीन तीन आगे से कवर किया है मैंने और 4 यहाँ से, और आज का 8वां टॉपिक है। तो 8 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों 15 टॉपिक कवर करने का। ये मैं आपको बता दूं पहले ही, 15 टॉपिक हम कवर करेंगे। और मैंने एक वीक का टारगेट रखा था, देख लीजिए एक वीक भी नहीं होने वाला है, तब तक हम 15 टॉपिक कवर कर लेंगे आराम से। इसी के साथ हमारी कुछ सीरीज है, जैसे कि आपको पता ही है हमने HPGK की कुछ सीरीज चलाई है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी 10,000 MCQ वाली सीरीज है, इसमें हमने 200 पेपरों का टारगेट रखा था दोस्तों, मैक्सिमम कवर कर लिया है हमने, है ना। इसी के साथ हमारी हिस्ट्री, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इनकी सीरीज है। और इसी के साथ हमारी पॉलिटी की ये एक्सप्लेन वाली सीरीज है सारी दोस्तों, एक बार देख लेना, अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। जियोग्राफी की सीरीज है, साइंस की हमारी, हिंदी व्याकरण की है, इंग्लिश की है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा ये कोर्स है, इसमें हमारा 15 टॉपिक कवर करने का टारगेट है, टॉप के जो 15 है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ हमारी मिक्स सीरीज है, इसमें हमने 40 पेपरों का टारगेट रखा है। इसमें हम पूरा कंप्लीट पेपर कवर करते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कवर हो जाता है उसमें। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर है दोस्तों, इसमें हमने 9 पेपर कवर कर लिए। इसी के साथ हमारी सोशियोलॉजी वाला ये कोर्स है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के। इसमें हमारे 15 टॉपिकों का टारगेट है, 15 टॉपिक कवर करने हैं हमने जो सिलेबस में लगे आपके। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये TGT आर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है सीरीज, और JBT के लिए, और आने वाले समय में जो एग्जाम होगी उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम पर आपने अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इंस्टा पेज पे आपने जरूर जाना, वहाँ पर मैं कोई ना कोई पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सेशन लंबा हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जनाकीकी एक पृथक विज्ञान है, जबकि सामाजिक जनाकीकी समाजशास्त्र की एक शाखा है। जनाकीकी जनसंख्या का गणितीय निरूपण व अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है दोस्तों। इसी के साथ यदि बात की जाए, जनसंख्या एक व्यापक अवधारणा जिसके अंतर्गत जनसंख्या वह प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ यदि बात की जाए, जनाकीकी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतर है जो ग्रीक भाषा से संबंधित है। तो क्या है इसका? डेमोग्राफी, डेमो प्लस ग्राफी, डेमो का अर्थ होता है जनता और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना, अर्थात जनता के विषय में लिखना। जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनाकीकी कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी लेखक आसिले गुइलार्ड ने 1855 ईस्वी में किया था। ठीक है, और सन 1862 में जॉन ग्रांट द्वारा इसके अध्ययन की शुरुआत की हुई। लेकिन माल्थस को जनाकीकी का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? माल्थस को। ठीक है, ये अभी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, माल्थस थ्योरी भी आएगी आगे। ठीक है, थॉम्पसन थॉम्पसन एवं लेविस ने प्रॉब्लम पॉपुलेशन
1956 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक है। इसमें जनाकिकी के अध्ययन में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया गया। कौन कौन से पक्ष थे इसमें? जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी समूह के जनसंख्या के आकार क्या है, अर्थात इसमें कितने व्यक्ति हैं तथा इस समूह के आकार में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं आदि जनसंख्या का आकार में आता है। इसके साथ जनसंख्या की संरचना की बात की है, जिसमें इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी समूह विशिष्ट की संरचना का स्वरूप क्या है और इसमें किस तरह के व्यक्ति रहते हैं, वे अन्य समूह के व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न है। ये जनसंख्या संरचना में देखा जाता है। इसी के साथ जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वितरण अथवा फैलाव का स्वरूप क्या है तथा इस वितरण में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के कारण क्या है, तो ये इसमें बताया जाता है जनसंख्या के वितरण में। इसी के साथ जनाकिकी में जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं जैविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिणामात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। जनाकिकी को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया। तो ये भाग कौन कौन से, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या का आकार, ये हमने देख लिया। इसमें हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक समय और स्थान विशेष में रहने वाले जब समुदाय की संपूर्ण जनसंख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहा जाता है, तो जनसंख्या का आकार को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले है जन्म दर, ठीक है। उसके बाद है मृत्यु दर, उसके बाद है प्रवास या देशांतरण। प्रवास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। उत्प्रवास, जब स्वदेश छोड़कर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। और अप्रवास की बात करेंगे, जब कोई शहर का व्यक्ति देश जाता है, स्वदेश आता है तो उसे अप्रवास कहा जाता है, ठीक है। एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों को आउट माइग्रेशन, जबकि एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने वाले को इन माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास के 2 भेद और भी बताए गए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास भी बताया गया। आंतरिक प्रवास में एक ही राष्ट्र के अंदर होने वाले प्रवास को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। यह प्रवास 4 प्रकार का होता है, जैसे गांव शहर प्रवास। गांव से शहर की ओर प्रवास के मुख्यतः 2 कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले आकर्षण कारक है। एक मिनट कीजिए। आकर्षण कारक की बात करेंगे। आकर्षण कारक, इसे नकारात्मक कारक भी कहते हैं। यह स्वेच्छा से होता है। जहां आकर्षण का तत्व अधिक होता है वहां प्रवास अधिक चयनित होता है। इसी के साथ प्रत्याकर्षक कारक की बात की जाए, पुश फैक्टर, इसे नकारात्मक कारक कहते हैं। इसमें प्रवास के लिए दबाव होता है। जहां पर प्रवास के पशु का तत्व बहुत सुदृढ़ होता है वहां प्रवास कम चयनित होता है। जी.एस. अरोड़ा ने पशु के लिए निम्न कारकों की उत्तरदायी माना है, जैसे कि सबसे पहले भूमि पर जनसंख्या का उच्च दबाव, संयुक्त परिवार का विघटन, अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों जो कि लोगों की आर्थिकी एवं भौतिकी असुरक्षा का कारण बनती है। ग्राम नगर प्रवास यद्यपि संख्या की दृष्टि से गौण स्थान पर है, तथापि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी के साथ गांव से गांव में प्रवास की बात करेंगे। इस गांव के प्रवास में औरतें अधिक सम्मिलित होती है। विवाह इस प्रकार के प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष भी कार्य के लिए इस प्रकार का प्रवास करते हैं। शारीरिक संख्या ग्राम से ग्राम की ओर प्रवास करती है। उसके बाद शहर से गांव प्रवास, गांव में कृषि कार्य के समय
या महामारी या संकट के समय यह प्रवास देखने को मिलता है, जैसे कि कोविड के टाइम देखने को मिला था। इसे ब्लैक माइग्रेशन ऑफ रिजर्व फ्लो भी कहते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ब्लैक माइग्रेशन और रिजर्व फ्लो। शहर से शहर में प्रवास कैसे होता है? इस प्रकार का प्रवास नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण के कारण अथवा काम की तलाश में होता है। शहरी लड़कियों का विवाह इस कारण होता है, जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति इस कंपनी में लगा है तो उसमें अगर वहाँ सही नहीं बनी तो दूसरी कंपनी में लग गया। ये हो गया शहर से शहर में प्रवास। प्रो लिप्ले के अनुसार प्रवास में दो उपव्यवस्थाएं निहित होती है, डोनर सब सिस्टम तथा रिसिपिएंट सब सिस्टम की बात करेंगे। डोनर सब सिस्टम वह है जो कि प्रवासियों का मूल स्थान है, अर्थात जहां वे प्रवासी गमन करते हैं। और रिसिपिएंट की बात करेंगे, सब सिस्टम वह है जहां प्रवासी जाकर रहते हैं। किंग्सले डेविस प्रवास के लिए निम्न प्रकारों का उल्लेख करते हैं। ये किंग्सले डेविस लाख को लगे भी हुए विद्वान, तो ये आपने ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। बीजे हो गया, स्थानच्युत हो गया, और बेगार हो गया, स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रवास हो गया, फेयर चाइल्ड हो गया। तो फेयर चाइल्ड के अनुसार प्रवास के प्रकार इस प्रकार है, जैसे कि आक्रमण, विजय होगी, औपनिवेशीकरण, अप्रवास हो गया। पीटरसन ने 5 प्रकार से प्रवास बताए हैं: आदिम, दबावपूर्ण, स्वेच्छावश, स्वतंत्र, सामूहिक प्रवास। और ये बताया, इसके साथ हमारे जकारिया ने दूरी के आधार पर 2 प्रकार के प्रवास बताए हैं: कम दूरी का प्रवास, लंबी दूरी का प्रवास। इसी के साथ प्रवास स्वैच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ऐच्छिक प्रवास वह है जो कि दबाव में आकर किया जाता है, अर्थात जिसमें राजनीतिक अथवा सामाजिक अभिकरण एक व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारत पाक विभाजन के समय लाखों लोगों की अनिच्छावश अपना मूल स्थान त्यागना पड़ा था। सांप्रदायिक भावना से इस प्रकार के प्रवास में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर स्वैच्छिक प्रवास में एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से प्रवास करता है, जैसे कि ब्रायन एम ड्यूराइट ने स्वैच्छिक और दबाव युक्त प्रवास में भेद किया है। प्रवास के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत समाजशास्त्रीय धरातल पर स्पष्ट देखने को मिलते हैं। रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत है, गुरुत्व मॉडल सिद्धांत रॉयली का है, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास न्यूनतम प्रवास सिद्धांत है, उसके साथ है अंतराली अवसर मॉडल है, गतिशीलता संक्रमण मॉडल है। ये सब आपने ध्यान में रखने, पूछे जा सकते हैं। प्रवासकर्ता और भ्रमणकर्ता में क्या अंतर है? प्रवासकर्ता का तात्पर्य स्थान परिवर्तन से है, जबकि एक व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगता है तो उसे प्रवास कहते हैं। यह स्थायी और अस्थायी दोनों ही हो सकता है। प्रवासी और भ्रमणकर्ता पर्यटक में अंतर है। पर्यटक नवीन स्थान पर जाकर कुछ समय पश्चात पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है, जबकि एक प्रवासी दीर्घकाल अथवा स्थायी रूप से नवीन स्थान में रह सकता है। जहाँ एक और पर्यटक किसी स्थान को देखने के लिए कौतूहल अथवा जिज्ञासावश वहां जाता है, वहीं प्रवासी एक अथवा अनेक कारणों के फलस्वरूप प्रवास करता है, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा आदि। प्रवास सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से हो सकता है अथवा उच्च आकांक्षावश हो सकता है, जबकि पर्यटक स्वेच्छा से अपनी यात्रा पूर्ण करता है। जनसंख्या की संरचना या गठन की बात करेंगे हम। सबसे पहले जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की सभी जनांकीय विशेषताओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तो दो स्थानों की जनसंख्या का आकार समान होने पर भी उनमें आयु, लिंग, जाति, धर्म तथा निवास आदि के आधार पर भिन्नता हो सकती है। जनसंख्या की संरचना के अध्ययन से ही इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है
कि एक समाज किन आधारों पर दूसरे से भिन्न है अथवा उसकी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य समाजों में नहीं पाई जाती। जहां जनसंख्या का आकार जनसंख्या का समष्टिगत मैक्रो चित्र प्रस्तुत करता है, वहीं जनसंख्या संरचना का अध्ययन उसका व्यक्तिगत माइक्रो चित्र व्यष्टिगत माइक्रो चित्र प्रस्तुत करता है। जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करने वाले निम्न कारक कौन कौन से हैं? आयु, एज है, संरचना है, स्ट्रक्चर, लिंग हो गया आपका, संरचना लिंग संरचना हो गया, कार्यशील जनसंख्या हो गया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है 15 से 59 वर्ष तक वैवाहिक स्तर हो गया, वैवाहिक स्तर हो गया, शैक्षणिक स्तर हो गया, धर्मानुसार हो गया वितरण। गौरतलब है कि आयु और लिंग के आधार पर भी जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की बात करेंगे हम। यहाँ पर एक पेज, एक मिनट वेट कीजिए, यहाँ पर पेज मिस हो गया क्या? एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करना, मैं यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ एक मिस हो गया पेज क्या? इस वाले से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पेज मिस हो चुका है। नहीं, कोई पेज मिस नहीं हुआ है, ये सही है, मेरे को लग रहा था ऐसा। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। आगे है हमारे पास जनसंख्या पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड की बात करेंगे हम। जनसंख्या पिरामिड आयु एवं लिंग संरचना का सम्मिश्रण है, जिसमें जनसंख्या को लिंगानुसार स्त्री पुरुष में विभक्त कर लिया जाता है। फिर स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या को अपने अपने आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। आयु लिंग पिरामिड दो प्रकार के होते हैं: निरपेक्ष आयु लिंग पिंड एब्सोल्यूट एज सेक्स पिरामिड, सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड, रिलेटिव एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, उसके साथ निरपेक्ष निरपेक्ष आयु लिंग पिरामिड की बात की जाए तो इसके अंतर्गत वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है अतः इसकी सहायता से जनसंख्या के आकार तथा संरचना की विशेषता को सहजात पूर्वक समझा जा सकता है। सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड को प्रतिशत के आधार पर निर्मित किया जाता है। तो इसे वास्तविक जनसंख्या के आधार पर निर्मित किया जाता है और इसे प्रतिशत के आधार पर, सापेक्ष आयु लिंग पिरामिड को। इस प्रकार के पिरामिड का स्वरूप तो अलग हो सकता है परंतु आकार नहीं, अर्थात तुलना की दृष्टि से ये उपयुक्त होता है। ये भारत की जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का है, तो ये पूछा जा सकता है भारत की जनसंख्या का जो पिरामिड है वो किस आकार का है? शंकु के आकार का, जिसका आकार बहुत विस्तृत है परंतु ऊंचाई कम है। इसका तात्पर्य यह है कि विशेषकर विकासशील देशों में आश्रित अनुपात अधिक है तथा जीवन प्रत्याशा कम। इस प्रकार किसी देश का जनसंख्या पिरामिड वहां की आयु संरचना का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। तो देश विकसित है और जहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है वहां का पिरामिड उतना ही अधिक ऊंचा होगा तथा जिस देश में उसकी आकृति उतनी ही अधिक आयताकार होगी। इसके विपरीत जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधा कम विकसित रहती है वहां जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। वहां का जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का होता है, इस तरह से, है ना। उसी के साथ जिसका आकार विस्तृत किंतु ऊंचाई कम होती है। जनसंख्या का वितरण घनत्व की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारक किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, तो ये देख लेते हैं।
नेक्स्ट है जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी। जनांकिकी से संबंधित समको डाटा को प्राप्त करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले जनगणना विधि। तो भारत में प्रथम जनगणना 1832 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तत्पश्चात लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष तक पश्चात जनगणना होती है, अतः 1881 की जनगणना को प्रथम माना जाता है। जनगणना के लिए 2 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तथ्य सिद्ध पद्धति, डी फैक्टो मेथड की बात की जाए, इसे एक रात्रि की गणना भी कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना के एक साथ पूर्व निश्चित रात्रि या दिन को उसी स्थान पर कर ली जाती है जहां वे जनसंख्या के समय उपस्थित होते हैं। ऐसे एक रात्रि गणना या तिथि प्रणाली, डेट सिस्टम भी कहते हैं। 1931 ईस्वी में भारत में यह विधि लागू थी। 1931 में। वर्तमान में यह विधि इंग्लैंड में लागू है। विधि सिद्ध पद्धति, डे ज्यूरे मेथड, इसमें व्यक्ति की गणना उनके निवास में जाकर एवं पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है। यह मुख्यतः 2 दिन सप्ताह में पूरी होती है। अधिकांश देशों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में 1931 के बाद से अब तक इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रगणन विधि होती है एक प्रगणन, इसमें क्या आता है, जनसंख्या की गणना करने के लिए सूचनाएं 2 प्रकार से एकत्रित की जा सकती। पहली है याचना विधि या प्रगणक पर्ची प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित प्रगणक सूचना के स्रोत के पास अर्थात घर घर जाकर सूचना प्राप्त करके उसे अनुसूची में भरते हैं। दूसरी है आत्म प्रगणन या गृहस्थ विधि या परिवार पर्ची प्रणाली। इस विधि में अनुसूची भरने का दायित्व परिवार के मुखिया पर होता है। इसमें प्रगणन अनुसूची बांट दी जाती है जिसे परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य उसे भर देता है। इसके बाद अनुसूची एकत्र कर ली जाती है। यूरोपीय साझा बाजार वाले देशों में परिवार पर्ची प्रणाली का प्रयोग होता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और भारत में प्रगणक पर्ची प्रणाली का प्रयोग होता है। पंजीकरण विधि की बात करेंगे। इसमें जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण कराया जाता है और 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम पंजीकरण मद्रास में, 1848 में बम्बई में और 1866 में मध्य प्रदेश में और 1873 में बंगाल में लागू हुआ। सन 1866 में बिहार में व उड़ीसा में पंजीकरण लागू हो गया। भारत में सर्वप्रथम 1886 में बर्थ डेट एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। तो ये भी पूछा जाएगा, बर्थ डेथ एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना, तो 1886 में, जिसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई, जिसके लिए जनसंख्या के आंकड़ों की अद्यतन अप टू डेट रखने के लिए पंजीकरण का दायित्व महापंजीकार एवं जनगणना आयुक्त को सौंपा गया। केंद्रीय स्तर पर महापंजीकार का स्थायी कार्यालय बनाया गया और 1968 में पंजीकरण के संबंध में एक अधिनियम पारित कर प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गई। पंजीकरण न कराने पर दंड की भी व्यवस्था है। वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकरण कार्य निम्नलिखित विभागों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में। माल विभाग करते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। पुलिस विभाग असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब। स्वास्थ्य विभाग केरल, पश्चिम बंगाल रखता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है किस स्टेट की कौन सी जो है ये रजिस्ट्रेशन पंजीकरण का कार्य, मतलब पंजीकरण अपने पास रखते हैं, ये करते हैं कार्य। पंचायती राज ने विकास के पंजीकरण में एक नया अध्याय प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत पंजीकरण का कार्य स्थानीय इकाइयों को सौंप दिया गया है। गांव में ग्राम प्रधान और लेखपाल से कार्य करने लगे
तथा शहरों में नगरपालिकाओं ने यह कार्य संभाला। भारत में पंजीकरण का संगठन पिरामिडकार है। एक निश्चित अवधि के उपरांत गांव से सूचनाएं तहसील स्तर पर, वहां से जिला स्तर पर, फिर राज्य और अंत में केंद्रीय स्तर पर भेजी जाती है। केंद्रीय राज्य पर महापंजीकर का कार्यालय वार्षिक सूचना नामक अधिकृत पत्रिका में प्रकाशित होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। विटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, ये आपने ध्यान में रखना, 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में भी है। न्यायादर्श विधि की बात करेंगे। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्रीय गांव या भूभाग का कोई सर्वेक्षक घर घर जाकर आंकड़ा एकत्र करता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सामान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण शिक्षण संस्थानों एवं शोधकर्ताओं आदि के द्वारा किए जाते हैं। भारत में अद्यतन आंकड़ों की उपलब्धता के लिए 1964 से 65 में न्यायादर्श पंजीकरण पद्धति सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया गया। जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जनांकीय घटनाओं के पंजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं का समावेश होना चाहिए। जन्म संबंधी पंजीकरण, इसमें जन्म का स्थान, समय, जन्माने वाले सहायक, लिंग, माता की आयु, जन्म का क्रम व वैधता संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हो। मृत्यु संबंधी पंजीकरण, मृत्यु का स्थान, समय, आयु, मृतक की वास्तविक निवास स्थान, मृत्यु की तिथि, माह और वर्ष, लिंग, मृत्यु का कारण, मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र की किस्म आदि। बाल मृत्यु है तो मां का निवास स्थान, बालक की आयु, लिंग तथा मृत्यु का कारण। यदि भ्रूण मृत्यु है मतलब कि अबॉर्शन वाली है, या मृत प्रसव है तो मृत्यु का स्थान, लिंग, गर्भाविधि, वैधता, मां की आयु और जन्म का क्रम आदि। तो ये मृत्यु संबंधी पंजीकरण है। विवाह संबंधी पंजीकरण में आता है विवाह की तिथि, माह और वर्ष, वर वधू की आयु, पूर्व का वैवाहिक स्तर, जन्म का स्थान, निवास स्थान तथा उनका व्यवसाय आदि। ये विवाह संबंधी पंजीकरण। जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों की बात करेंगे। माल्थस का द्विगुण सिद्धांत। टॉमस रॉबर्ट माल्थस का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड में हुआ। तो ये भी पूछा जाता है। शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात एक स्थानीय गिरजाघर में पादरी हो गए, पादरी बन गए। गिरजाघर में पादरी नहीं होते। यहीं से इन्होंने सन 1798 में अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक निबंध एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित कराकर अपना जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि खाद्य पूर्ति पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव विश्व के लिए विपत्ति का सूचक है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्य पान की आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का कथन है कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। माल्थस के विचारानुसार यदि किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए तो जनसंख्या खाद्य पदार्थों की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, प्रत्येक 25 वर्ष बाद पहले से दुगनी हो जाती है। इस प्रकार तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणितीय व्यवस्था करते हुए माल्थस ने यह विचार व्यक्त किया कि जनसंख्या गुणोत्तर और ज्यामितीय श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16 आदि में बढ़ती है। माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री वृद्धि अंकगणितीय श्रेणी में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, अर्थात 1, 2, 3, 4 में धीरे धीरे बढ़ती है। इसी के साथ इस प्रकार उत्पन्न जनाधिक्य की स्थिति को संतुलन में लाने के लिए प्रकृति स्वयं क्रियाशील हो जाती है और जिससे प्रकृति अवरोध, भूखमरी, अकाल, युद्ध, बीमारी, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि ये सब होता है। तृतीय व्यवस्था में क्या कहा है इन्होंने, स्वास्थ्य सुविधा के चलते जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट होती है जिससे जनसंख्या सामान्य बनी रहती है। अधिकांश विकसित देश इसी अवस्था में है।
उपयुक्त तीनों अवस्थाएं स्वस्थ अवस्था नहीं है, अर्थात इस देश के लिए यह निश्चित नकारात्मक है, यह स्थिति नकारात्मक है। जनांकीय विश्लेषण के उपक्रम की बात करेंगे। जनांकीय जनसंख्या का सांख्यिकीय विश्लेषण है जिसके लिए अनेक जैविक घटनाओं से संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती है। जनांकीय जनआंकी की बात की जाए तो विश्लेषण के कुछ उपकरण निम्नलिखित हैं। लिंगानुपात, सेक्स रेशो, किसी विशिष्ट समय पर किसी देश, स्थान या जाति विशेष के स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के बीच अनुपात को ही लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो SR इज इक्वल टू F अपॉन M इंटू 100। सेक्स रेशो इज इक्वल टू हाँ यहाँ पर तो सेक्स रेशो इज इक्वल F हो गया आपका फीमेल और M हो गया मेल। तो सेक्स रेशो इज इक्वल टू मेल अपॉन फीमेल अपॉन मेल इंटू 100 ऐसे निकाला जाता है ना लिंगानुपात। यदि किसी समाज में जन्म एवं मृत्यु दरें दोनों ऊंची है तो वहां लिंगानुपात सामान्यतः 1 होगा। अर्थात स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या स्त्री और पुरुषों की संख्या बराबर होती है। दोस्तों गला खराब है, इसी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि जन्म एवं मृत्यु दरें नीची होगी तब जनसंख्या में वयस्कों एवं अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या अधिक होगी तथा साथ ही वहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होगी। द्वितीय अवस्था में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या अपेक्षा कम हो जाती है। शिशु स्त्री अनुपात की बात करेंगे। चाइल्ड वुमन रेशो। शिशु स्त्री अनुपात किसी जनसंख्या की 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं तथा प्रजनन आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष की कुल स्त्रियों की संख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। चाइल्ड वुमेन रेशो की बात करेंगे तो पॉपुलेशन 0 से 4 तक, पॉपुलेशन 15 से 49 तक 49 तक इंटू 1000 इसमें निकाला जाता है। पॉपुलेशन 0 से 4 तक 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की जनसंख्या, पॉपुलेशन 15 से 49 तक 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की जनसंख्या, इसमें निकाली जाती है शिशु स्त्री अनुपात। आश्रिता अनुपात की बात करेंगे। डिपेंडेंसी रेशो की बात करेंगे। आश्रितों की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तथा आश्रितता अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो डिपेंडेंसी रेशो इज इक्वल टू पॉपुलेशन 0-14 प्लस पॉपुलेशन 60 प्लस अप टू जो भी है अपॉन P मतलब पॉपुलेशन इंटू 15-59 इंटू 1000 इसे इस तरह से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने पूछे जाते हैं। साक्षरता अनुपात कैसे निकाला जाता है? लिटरेसी रेशो कैसे निकाली जाती है? तो साक्षरता जनसंख्या को कुल जनसंख्या से भाग देने पर साक्षरता अनुपात ज्ञात किया जाता है। लिटरेसी रेशो इज इक्वल टू साक्षर जनसंख्या और कुल जनसंख्या टोटल जनसंख्या इज मतलब साक्षर जो लिटरेसी पॉपुलेशन अपॉन टोटल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन, इस तरह से निकाला जाता है साक्षरता अनुपात। तो दोस्तों ये ध्यान में रखने अपने फार्मूले पूछे जाएंगे आपसे। प्रजननशीलता और संतानो उत्पादकता की बात करेंगे। सामान्यतः प्रजननशीलता का तात्पर्य किसी स्त्री या समूह स्त्री द्वारा किसी एक विशेष से कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या से है।
यदि कभी भी किसी स्त्री ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उसे प्रजननशील स्त्री कहा जाता है। इस तरह प्रजननशीलता की माप किस समय विशेष में सजीव जन्मे बच्चों की आवृत्ति से की जा सकती है, जबकि संतानोत्पादन संतान उत्पन्न करने की शक्ति से है। अर्थात किसी स्त्री में बच्चों की जन्म देने की क्षमता, चाहे अपने बच्चे को जन्म दिया हो या ना दिया हो। अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट, यह किसी वर्ष विशेष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। प्रायः इसे प्रति हजार से व्यक्त किया जाता है। CBR, क्रूड बर्थ रेट, एक वर्ष में कुल जीवित जन्म अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 1000। उस वर्ष विशेष में क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या संशोधित जन्म दर निकाली जाती है। ठीक है, करेक्टेड बर्थ रेट की बात करेंगे तो इज इक्वल टू बर्थ प्लस बर्थ पॉपुलेशन P, मतलब अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। B हो गया वर्ष विशेष में पंजीकृत बच्चों की जनसंख्या, और स्मॉल वाला b हो गया वर्ष विशेष में पंजीकृत बच्चों की संख्या, और p हो गया वर्ष विशेष की जनसंख्या। ठीक है, तो ये आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अशोधित जन्म दर किस तरह से निकाली जाती है। सामान्य प्रजनन दर, जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे। सामान्य प्रजनन दर कुल सजीव जन्मे बच्चों एवं संतानोत्पादन योग्य आयु की स्त्रियों की संख्या से संबंधित है। इस दर की गणना का उद्देश्य गणना को केवल संतानोत्पादन योग्य स्त्रियों तक ही सीमित रखना है, अर्थात गणना में समस्त पुरुषों तथा स्त्रियों के उस भाग को संतानोत्पादन न करने सकने वाली आयु की है जो शामिल नहीं किए जा सकती। सामान्य प्रजनन दर किसी वर्ष विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों तथा संतानोत्पादक आयु वर्ग की प्रति हजार स्त्रियों का अनुपात होता है। यह दर्शाता है कि संतानोत्पादन आयु वर्ग की स्त्रियां सजीव बच्चों को जन्म देकर किसी प्रकार वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि करती है। जनरल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे। जनरल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू क्षेत्र विशेष में वर्ष भर में सजीव जन्मे बच्चों की संख्या इंटू 100, इस तरह से निकाला जाता है जनरल फर्टिलिटी रेट। उस क्षेत्र विशेष में संतानोत्पादक आयु की स्थित स्त्री की उस वर्ष की संख्या। कुल प्रजनन दर कैसे निकाली जाती है, टोटल फर्टिलिटी रेट, बच्चों की वह संख्या जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होती है। यदि किसी स्त्री के पूरे प्रजनन काल में कुल 3 बच्चे पैदा होते हैं तब उस स्त्री की कुल प्रजनन दर 3 है। अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट की बात करेंगे। क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू कुल मृत्यु की संख्या अपॉन मध्यवर्गीय जनसंख्या इंटू 1000। आयु विशिष्ट मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैसे निकाला जाता है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट किसी समय विशेष में विशिष्ट आयु वर्ग में मरने वाले की संख्या अपॉन इंटू 1000 विशिष्ट आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से निकाली जाती है। शिशु मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे। शिशु मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है, किसी निश्चित वर्ष और क्षेत्र में एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु जनसंख्या इंटू 1000 इसमें निकाली जाती है। अपॉन से इसमें निकाली जाती है, से तात्पर्य आयु के प्रथम वर्ष की मृत्युओं से है। उसी वर्ष व क्षेत्र में सजीव जन्मे शिशु की जनसंख्या होती है। इसी के साथ क्या निकाला जाता है, नवजात शिशु दर कैसे निकाली जाती है। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए, नवजात शिशु दर इज इक्वल टू किसी निश्चित वर्ष और क्षेत्र में एक माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या इंटू 100 अपॉन उसी वर्ष वह क्षेत्र में सजीव जन्मे शिशु की जनसंख्या से। ठीक है, ये कैसे याद हो गया आपको, कॉपी पर इनको लिखना है, बार बार 2-3 बार लिखना है, तब आपको ये चीजें याद होगी।
भूल जाएगा ये। मातृत्व मृत्यु दर की बात करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात से आश्रय शिशु जन्म के कारण हुई स्त्रियों की मृत्यु दर से, अर्थात किसी निश्चित वर्ष और क्षेत्र में प्रजनन योग्य आयु वर्ग की स्त्रियों की शिशु जन्म के कारण हुए कुल मृत्यु जनसंख्या से है। दोस्तों इतना है नहीं ये टॉपिक, परंतु इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूले पर इतना ध्यान नहीं देना, परंतु देख लेना है, ठीक है। कुछ कुछ अगर बन गया क्वेश्चन तो कई बार बन भी सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। सन 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जबकि 2011 में लगभग 121 करोड़ होगी, अर्थात 110 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 97 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1901 में 1981 तक जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही, लेकिन 1981 के बाद से इसमें गिरावट देखी जा रही है। इस पर आधार पर भारत के जननांकीय इतिहास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। धीमी वृद्धि की अवधि, तो ये देखो ज्योग्राफी में भी कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी वाला। धीमी वृद्धि की अवधि 1921 से पूर्व की है। 1921 के बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो गई, इसलिए डॉक्टर S.N. अग्रवाल वर्ष 1921 को महान जननांकीय विभाजन वर्ष कहते हैं। निरंतर वृद्धि की अवधि यह 1921 से 1951 तक मानी जाती है। इस स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा में कुछ सुधार हुआ है, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आ गई, लेकिन जन्म दर में अपेक्षाकृत कमी नहीं आई है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है इसे। उसी के साथ तीव्र वृद्धि की अवधि यह 1951 से 1981 तक मानी गई है। इस अवधि में भारत की जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। इस अवस्था को प्रजनन प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। इसे जनसंख्या विस्फोटक भी कहा जाता है। घटती वृद्धि की अवधि 1981 में यह स्थिति चली आ रही है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ रही है। भारत द्वारा बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। यह नीति तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर करण सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसी नीति का नारा था छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। लेकिन यह नीति अपने उद्देश्य से पूर्णतः असफल रही। पुनः भारत सरकार द्वारा 2000 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई तथा इसमें जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए 3 मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। तत्कालिक उद्देश्य, इसके अंतर्गत अनापूर्ति क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा और स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति करना। मध्यकालिक उद्देश्य क्या थे? सन 2010 तक पूर्व प्रजनन दर को 2:1 के स्तर पर लाना। दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था तक लाना, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि के अनुरूप हो। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत छोटे परिवार प्रति का मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिए 16 उपायों को शामिल किया गया। इसमें 16 उपाय शामिल किए गए। इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 21 वर्ष की निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने और 2 बच्चों के मानक को अपनाने तथा बच्चों के जन्म के पश्चात नसबंदी कराने पर यथोचित पुरस्कार दिए जाने के उपाय की शामिल किए गए। अब परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा के लिए 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 100 सदस्यीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया, जिसमें मंत्रियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जनसंख्या शास्त्री, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। नई जनसंख्या नीति के तहत नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 13 फरवरी 2003 को 100 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो इनको भी देख लेते हैं।
रेमंड पर्ल की पुस्तक है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रेस्टो की पुस्तक है द जियोग्राफी ऑफ हंगर, ए बोस की पुस्तक है फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ पीपल, के श्रीनिवास की पुस्तक है रेगुलेटरी रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, एस देसाई की है जेंडर इनइक्वलिटी एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, के डेविस की है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पुस्तकें हैं। तो ये हो गया दोस्तों टॉपिक कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने हैं इसमें एक बार देख लेता हूं मैं। एमसीक्यू करते हैं अब कवर, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसको आपके पास आंसर देना है आपने। उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? तो क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बन जाएगा इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, नीचे दिए गए राज्य उनकी शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के हार समान क्रम से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन जी, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जनगणना वर्ष 1991 में जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशत में लगभग कितनी वृद्धि हुई? तो 17%। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? तो कौन से कारक है? तो वो है पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों की सामाजिक सुरक्षा, बच्चों का आर्थिक मूल्य। तो ये करते हैं, तो बच्चों का अंतर्भूत ये नहीं करता, ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, विचार करना है आपको, तो इसमें कौन से सही बन जाएंगे? चिकित्सक तकनीकी में प्रगति, तो ये तो सही हो जाएगा। इसी के साथ वर्धित स्वास्थ्य सेवा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कारण दिया है, परिणाम दिया गया है। जनसंख्या विस्फोट, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा लघु प्रति व्यक्ति आय, सॉरी 3। ग्रामीण नगरीय प्रबंधन, इसमें बन जाएगा आपका आवास एवं स्वच्छता की समस्या। निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, ये बन जाएगा आपका राष्ट्र पर आर्थिक भार। ऊंची दर, ये बन जाएगा लघु आय संभावित। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन क्षेत्रों का वहां के कुल प्रजनन दरों के ह्रास समान क्रम में कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा दक्षिण एशियाई लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया प्रांत, प्रशांत सागरीय देश, CIS बाल्टिक देश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा सही बनेगा? तो इसमें बन जाएगा आपका भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के मध्य से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने की युक्ति या उपागम में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो कौन कौन से आए थे? तो सबसे पहले हो जाएगा जागरूकता सृजन, सही अनुक्रम लगाना है, तो 3 नंबर पे हो जाएगा जागरूकता सृजन। उसके बाद बन जाएगा चिकित्सक उपागम, उसके बाद बन जाएगा विस्तार शिक्षा, उसके बाद बन जाएगा आपका लक्ष्य अभिमुखीकरण। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें विचार करना है आपको दोनों कथनों में। तो अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की आयु संरचना से अत्यधिक प्रभावित होती है, तो ये तो सही है। जन्म पर आयु संभावित किसी देश की मृत्यु दर दशा की एक उत्तम माप है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के संभाव्य वर्षों की आयु संख्या के आंकलन के लिए प्रयुक्त आयु पर चालू जन्म दरों का प्रयोग कर
आयु संरचना के लिए समायोजन करती है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है, तो यह है आयु और लिंग संरचना से। निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो इमाइल दुर्खिम का। जनसांख्यिकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है, तो ये आती है उपरोक्त तीनों कारण है सही। सामाजिक जनसांख्यिकी का प्रमुख खासियत है, तो ये है जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में। नेक्स्ट है जनता में निम्न जन्म दर तथा गर्भ स्राव का मूल कारण क्या है, मातृ कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु डिफॉल्ट जनगणना विधि संबंधित है, तो ये एक रात पहले कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से। नेक्स्ट है यदि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तब सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म मृत्यु तथा प्रव्रजन का संयोजन शून्य जनसंख्या वृद्धि नहीं लाता, तो ये है 100 जन्म से 150 मृत्यु, 25 उत्प्रवासी और 175 अप्रवासी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है, तो E.M. हूवर ने। भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है विवाह प्रव्रजन। जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समुच्चय विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी न आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। यह सिद्धांत कहलाता है जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत। ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। जनसांख्यिकी का संबंध समष्टि के व्यवहार से है न कि व्यष्टि के व्यवहार से। निम्नलिखित में से किसने कहा, तो W.G. वर्केल ने। मानवीय समूह का अस्तित्व है, सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्यायी क्रिया के बिना संभव नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दर और माप दिया है। जनन क्षमता दर तो ये मापी जाती है बाल महिला अनुपात में। मृत्यु दर ये अशोधित मृत्यु दर में। अप्रवास ये दबाव और कर्षण परिकल्पना में। क्रिया दर ये मापी जाती है आर्थिक निर्भरता अनुपात में। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार प्रव्रजन को प्रभावित करता है, तो भ्रमण पोषण क्षेत्र में पूंजीवादी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रव्रजन। भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है, तो पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्रता गति से जनसंख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है, तो ये 2045 तक। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं जनन शक्ति। अब ये आगामी 4 प्रश्नों के लिए आपकी कोटेशन चलेगी। ये मुझे पता है कोटेशन क्या है, तो आपने एक बार देख लेनी है। सबसे पहले जनाकी दोष विशेष के कारण महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोटकू लोगों में मृत्यु दर बहुत ऊंची है, तो ये तो सही है। इस जनजाति में दातक कोशिका अर्कता रोग पाया जाता है जिससे आदिवासियों में रोग से बचाव की क्षमता कम हो जाती है, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सभी नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, आबादी का लगभग 40% 20 वर्ष की आयु से कम है जबकि 48% 20 से 49 वर्ष के वयस्क है, तो ये तो सही है। भूमि आकर्षण तथा अन्य सामाजिक आर्थिकी कारणों में कृषक वर्ग में अधिकाधिक कंगाली आ रही है जिससे नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों का आवागमन अधिक हो रहा है, तो ये तो सही है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है भारत के ग्रामीण परिवारों में गरीबों का मुख्य कारण स्वतंत्रोत्तर भारत में अत्यधिक प्रौद्योगिकी, ये भी सही है।
भारत के ग्रामीण जनता अपनी निरक्षरता तथा परंपरागत जीवन शैली के कारण आधुनिक तकनीकी की जटिलताओं का सामना नहीं कर पा रही है। तो ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, कार तथा आधुनिक यातायात के अन्य साधनों द्वारा मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तो ये सही हो जाएगा, इसका ए भी सही हो जाएगा, आर भी, और आर ए की सही व्याख्या करता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के व्यवहार, मूल्य और अभिवृत्तियों को प्रभावित किया। तो ये भी सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत का जनसांख्यिकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक और अल्प विकसित देशों की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है किशोरों में बृहत अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृत्यु तथा जनन क्षमता दर को सूची 1 से सूची 2 से जनसंख्या वृद्धि चरण के साथ सम्मिलित करना है। तो भारत में मृत्यु दर तथा जनन क्षमता दर है, देखते हैं। 1921 से पहले मृत्यु एवं जनन क्षमता दर बहुत अधिक थी। तो ये कौन से कोड से मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपका 2 से, उत्तर विस्तारशील चरण। नेक्स्ट है, 1921 के बाद जनन क्षमता दर बहुत ऊंचे स्तर पर रही किंतु मृत्यु दर घटने लगी। तो ये बन जाएगा पूर्व विस्तारशील चरण। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1971 से 81 के बीच में जनन क्षमता दर घटने लगी, लेकिन दर तेजी से घटी, मृत्यु दर तेजी से घटी। तो इसमें बन जाएगा ह्रास का चरण। 1986 में मृत्यु दर बहुत लघु स्तर पर स्थिर बनी हुई, किंतु जनन क्षमता दर धीरे धीरे ही घट रही है। तो ये बन जाएगा आपका 1 मध्यस्थायी चरण। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मौसम के अनुसार प्रव्रजन, साप्ताहिक यात्रा करना, स्थायी एवं अस्थायी आधार पर आवास परिवर्तन, जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास में रहना। उपरोक्त में से कौन से भारतीय जनगणना में प्रवासियों को परिभाषा निर्धारित करने में तत्व है? तो ये है आपके शुरू के कौन से है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें, है ना। इसमें ऑप्शन 4 देखते हैं, ऑप्शन 4 सा कौन सा है? जनगणना के पूरे समय में के दौरान अपने सामान्य आवास में से बाहर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों का विशेष ध्यान गया है? तो ये दिया है जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण, ये भी सही है। आयु और लिंग संरचना, ये भी सही है। कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं समूह, तो ये भी सही है। तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा। प्रसवोत्तर अनार्थस की अवधारणा घोतक है, किसकी घोतक है? तो बच्चे के जन्म दर के बाद स्त्री के रजस्राव नहीं होने तक के समय का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगामी 5 प्रश्नों तक के कोट है, ये मुझे याद है। नेक्स्ट है, यह अनुमानित किया गया है कि यदि भारत वर्ष 2010 तक प्रजननता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करता है तथा से बनाए रहता है, तब भी 21वीं शताब्दी के अंत में इसकी जनसंख्या 1.7 अरब पहुंच जाएगी, और ये सही है। जनसंख्या की वर्तमान उम्र संरचना जनसंख्या में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। तो ये भी सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। जनाकी में स्थिरता उस स्थिति को की घोतक मतलब चिन्ह है जिसमें स्त्री पुरुष की जनसंख्या की उम्र का वितरण में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये तो सही है। वृद्धि दर चाहे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो या स्थिर रहती है। तो ये भी सही है। इसमें आर है, एक समय में प्रजननता की उम्र विशिष्ट दर तथा मृत्यु दर की उम्र विशिष्ट दर स्थिर है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
कथन ए दिया है सॉरी दोस्तों, कथन ए दिया है, यद्यपि मृत्यु दर तेजी से घट रही है, फिर भी वर्ष 1950 में भारत में जनसंख्या की उम्र संरचना में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये सही है। नेक्स्ट है, कारण मृत्युता प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या स्तर स्तंभ के आधार को प्रभावित करती है, तो ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, संसार में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो ये सही, ये कथन अब गलत हो जाएगा क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा है ना, तो पहला कथन तो गलत हो गया। भारत की जन्म दर संसार में सबसे अधिक है, तो ये सही हो जाएगा, आर सही है और ए गलत है। आर सही है, ए गलत। कंप्यूटर की सहायता से कार्य के स्थान तथा व्यवस्था को बदला जाता है, तो इसमें क्या बन जाएगा, हाँ ए तो सही है, परंतु आर देखते हैं, कंप्यूटर में कार्यकर्ता के अव्यक्तीकरण तथा निगरानी में वृद्धि संभव हुई है, तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है जो इस मान्यता की धनाढ्यता अपने आप जन्म दर में कमी लाता है कि गरीबी की दर से ऊपर जाति का खंडन करता है, तो तर्कवाद का सिद्धांत। प्रचलित जनसंख्या के आकार के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए, तो ये सही हो जाएगा। कौन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड, समय के कार्य की तरह समग्र जनसंख्या का समग्र निर्धारण गणना की बहिर्वेशन, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वक्र अनुपात विधि, तो ये भी सही हो गया, 4। उसी के साथ हो जाएगा जन्म दर मृत्यु दर, उसके साथ तीसरा अवयव विधि, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन कौन से बन जाएंगे, बढ़ती जन्म दर, ये भी सही है, ये किसके, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण, तो ये सही है। जन्म दर, बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का ह्रास, ये भी सही है, नहीं, हाँ ये भी सही है। घटती मृत्यु दर, ये भी सही है। विवाह की बढ़ती उम्र, ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 5 साल के कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या को 15 से 14 साल की औरतों की संख्या में विभाजित कर 1000 से गुणा करने से प्राप्त संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य प्रजनन दर। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनसंख्या उच्च जनांकीय विशेष की निवेश की संभावना को दर्शाती है, इसमें बन जाएगा जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना संकुचित आधार तथा धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो परिवार संरचना की मर्यादा से परिवर्तन से संभावित परिणाम प्रभावित करते हैं, मृत्युता से होना था ना, तो ये होना था सबसे पहले पारिवारिक संरचना को, प्रजननता को और जन्म दर को, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए, तो इसमें किसके ऊपर जनगणना के आंकड़ों में प्रजनन दर का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त में से कौन से प्रयोग लाए जा सकते हैं, तो स्थूल पुनरुत्पादन, ये तो सही है। शिशु स्त्री अनुपात, ये भी सही है। उम्र विशिष्ट प्रजनन, ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में विभेद किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में ये भी किया जाता है, जीवन के तरीके के संदर्भ में ये भी सही है, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में ये भी सही है, लिंग अनुपात के संदर्भ में नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुस्पष्ट करता है कि शिक्षा के स्तर तथा अशिक्षा की परिस्थिति में प्रजननता के बीच अवलोकित विपरीत वी आकार के संबंध होते हैं, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा अब सीमा उपकल्पना का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि शिक्षा तथा जनन क्षमता के बीच अवलोकित विपरीत
आकार के संबंध होते हैं। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, बाकी के जो इसके क्वेश्चन बचते हैं 162 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन बच गए? 102 के क्वेश्चन पास क्वेश्चन आपके पास बच गए। 112 क्वेश्चन बच गए। इनको हम नेक्स्ट सेशन में या जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम टॉपिक ही कवर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं, पर मैंने एक बात नोट की है, जो MCQ वाला सेशन होता है उसको आप नहीं देखते। तो मैं यही तभी मैंने आज के सेशन में साथ में ही 50 क्वेश्चन करवा दी। अगर आप 150 नहीं देख पाओ तो 50 तो देख ही लो। ठीक है, क्योंकि मेन तो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। थ्योरी तो आपके माइंड में एक मैप बनाने के लिए होती है, क्वेश्चनों से ही आपका पता लगता है। तो क्वेश्चन आपने नहीं देखे, मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, 1.5 घंटे के, 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें कम रिस्पॉन्स है। तो इससे आपका साफ पता लगता है। और जब मैंने शुरुआत की थी मैंने कहा था कि अगर हम इस सेशन में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। वो सेशन बहुत अच्छा सभी ने वॉच किया, परंतु आने वाले जो उसके बाद एकदम से जैसे होता है ना कि जब सिलेबस आता है ना तो सभी में जुनून होता है कि हम तो सिलेबस को कवर करेंगे, पूरा अपना टारगेट बनाते हैं कहाँ से कवर करना है। तो उस दिन तो आप बहुत अच्छे होते हैं, उसके 2 दिन बाद भी अच्छे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन गिरता जाता है। ठीक है, अब मैंने देखा ये 2-3 वीडियो में जो मैंने अभी 1 दिन पहले अपलोड की है, उनमें मैंने देखा ये शुरू में मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पर अब है ही नहीं। तो वही ना कि जो लास्ट तक टिकेगा ना वही कामयाब होगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है। ये मैं पहले बता दूं, कहीं से भी कर रहा होगा, चाहे उसका पेड कोर्स हो, चाहे फ्री कोर्स हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो, वो कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं पहले। ठीक है, तो ये होता है। जिस दिन मैंने पहली दिन फ्री कोर्स लॉन्च किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तो अब है ही नहीं। और पीडीएफ मैंने शायद पिछले लेक्चर का अपलोड नहीं किया है, अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, थोड़ा बिजी था मैं। उसी के साथ इस लेक्चर का भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसमें जो MCQ है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ में ही, आपने वो भी देख लेने हैं एक बार। ठीक है, अगर मेरे को समय रहा, मतलब टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो गए तो इनको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।